मिडिल ईस्ट से साउथ एशिया, साला हर तरफ युद्ध बेशुमार। सुपर पावर आमने सामने। रणनीति में हर देश तैयार। जंग में कौन बादशाह? बढ़ा वैश्विक तनाव अपार। दुनिया का नक्शा बदलेगा इस बार। ईरान तय करेगा वर्ल्ड ऑर्डर। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक हालात सामान्य नहीं है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच सीधा टकराव बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ताकत, प्रभाव और दबदबे की जंग है। अब सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर देगा? इसी के साथ साउथ एशिया का मोर्चा भी शांत नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता तनाव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अफगान जमीन पहले से ही महाशक्तियों की रणनीतिक जंग का केंद्र बन रही और आज फिर वही जमीन वैश्विक समीकरणों के बीच खड़ी दिखाई दे रही है। तेल की राजनीति, परमाणु शक्ति का संतुलन और सैन्य संगठनों ने, नई लाइनों ने, ये सब मिलकर एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या दुनिया दो ध्रुवों में बंटने जा रही है? क्या सुपर पावर की कुर्सी पर बैठने की होड़ तेज हो गई है? आज की चर्चा में हम ये समझेंगे कि यह सिर्फ सीमाओं की जंग नहीं, बल्कि प्रभाव की लड़ाई है। क्या इस पूरे घटनाक्रम में ईरान की भूमिका निर्णायक साबित होगी और क्या सच में ईरान का यह युद्ध तय करेगा दुनिया का नया समीकरण? आज हम आपको बताने वाले हैं इन तमाम पहलुओं की वो चीजें जिनको आप जानना चाहेंगे, क्योंकि तमाम सारी चीजों के बीच तेहरान में तांडव हो रहा है। तेल अबीब में वार वाशिंगटन की रणनीति है और काबुल में भी हुंकार मची हुई है। बारूद की जंग चारों तरफ देखी जा रही है। तमाम बातों के साथ साथ जो ताकत है सरकार की, वो अपने हाथ से भविष्य लिखने की कोशिश हो रही है। ईरान हो या फिर पाकिस्तान, हर तरफ वॉर ही वॉर है, युद्ध ही युद्ध है। यानी कि हर तरफ इस तरह के समीकरण दिखाई दे रहे हैं और ये वो समीकरण है जो बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान में ताज़ा हालत अब क्या होने वाले हैं, क्योंकि वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी चिंता जताते हुए कहा है कि ईरान पर चल रहा युद्ध पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। क्या खतरा पैदा कर रहा है ये भी आपको बता देता हूं, क्योंकि ईरान में 4 दिन में 787 लोगों की मौत हो चुकी है। 787 लोगों की मौत हो चुकी है। 153 शहरों को निशाना बनाया गया है और कुल 504 जगहों पर 1039 हमले किए गए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों पर बैन लग चुका है। इजराइल के पेटाहा टिकवा शहर पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर करीब 20 ड्रोन दागे हैं, 3 मिसाइल्स भी दागी हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अब कह रहे हैं कि ईरान जंग पाकिस्तान के लिए खतरा बन गई है। ईरान इजराइल जंग से चीनी रिफाइनरी ने काम बंद कर दिया है। लेबनान में 30,000 लोग घर छोड़कर राहत शिविरों में चले गए हैं। राहत शिविरों में इसलिए चले गए हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि कभी भी कोई उड़ता हुआ ड्रोन या उड़ती हुई मिसाइल उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। अब शुरू से पूरी कहानी को समझ लेते हैं। 28 फरवरी से लेकर अब तक आखिर हुआ क्या, वो पूरी टाइमलाइन को जानिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि तमाम सारी बातों के बीच 28 फरवरी पर जो हुआ, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले किए। तेहरान के साथ साथ 10 बड़े शहरों में एयर स्ट्राइक की। इसके साथ साथ जो एयर स्ट्राइक की गई उसमें ट्रंप ने ऐलान किया कि खमनेई मारे गए हैं।
ईरानी स्टेट मीडिया ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। 48 प्लस ईरानी टॉप लीडर्स भी मारे गए। और जब जवाबी हमला हुआ, ईरान ने जब जवाबी हमला हुआ तो क्या हुआ? इजराइल, यूएई और कतर सहित अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। लेबनान में हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल हो गया। यूएई और सीरिया में सिविलियंस की मौत हुई। दोनों तरफ 1 और 2 मार्च को क्या हुआ? दोनों तरफ से हमले हुए। अमेरिका, इजराइल का 2000 से ज्यादा टारगेट किए गए और ईरान का करीब 50% मिसाइल स्टॉक भी, जो स्टॉक था वो स्टॉक खत्म हो गया है। 9 नेवी जहाज डूब चुके हैं। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया है। ईरान में 550 मौत अब तक हो चुकी हैं। 747 के ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अमेरिका को भी नुकसान हुआ है। पहली बार अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए हैं और अमेरिका ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। 4 गंभीर बताए जा रहे हैं। कुवैत में फ्रेंडली फाइट हुई थी जिसमें 3 यूएस के फाइटर जेट मारे गए हैं। अब ये फ्रेंडली फाइट हुई है या क्या हुआ पता नहीं है, लेकिन 3 यूएस के जो जेट हैं वो कुवैत ने ही मार गिराए हैं। तमाम तरह की बातें चल रही हैं, घटनाक्रम चल रहा है और यह घटनाक्रम बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। अब ट्रंप के ताजा बयान से भी जान लेते हैं कि आखिर ईरान पर चल रहे हमलों को लेकर उन्होंने क्या कहा है। एक संकेत दिया है। इस संकेत से सारी चीजें समझिए और बाजार भी उथल पुथल हो गया इस संकेत से। क्योंकि यूएस इजराइल की जो स्थिति बनी हुई है वो यूएस इजराइल की स्थिति है। ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन शुरुआती तौर पर 4-5 हफ्तों के लिए यह प्लान है। पूरा ये 4-5 हफ्तों का प्लान है। अगर जरूरत पड़ी तो इस अभियान को हम और ज्यादा लंबा खींच सकते हैं। यह स्थिति है। ईरान के हथियार न छोड़ने तक कार्रवाई जारी रहेगी। अमेरिका अपने लक्ष्यों को हासिल करने तक पीछे नहीं हटेगा। यह बात ट्रंप ने कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि अब इस अभियान को और बढ़ाया जा सकता है। हमने जो प्लान बनाया है वो करीब 1 महीने का प्लान बनाया है और 1 महीने में हम ईरान को घुटनों पे ला देंगे। लेकिन ईरान घुटनों पर आने के लिए तैयार नहीं है। अब उस फायदे की बात को समझ लीजिए जो ईरान इजराइल की जंग से रूस को हो रहा है। जी हां, क्या अब पुतिन क्या फायदा उठा रहे हैं इसको समझ लीजिए, उनकी बातों को सुन लीजिए, वो क्या फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि हर कोई नफे नुकसान का खेल देख रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों का जो ध्यान बढ़ता है, अमेरिका यूक्रेन से हटकर मिडिल ईस्ट पर फोकस करता है। रूस चाहता है कि पश्चिम एक साथ 2 मोर्चों पर उलझा रहे हैं। तेल और गैस के दाम बढ़ने से रूस मालामाल हो जाएगा। रूस के पास पैसा होगा। आपको याद होगा कि हाल के दिनों में अमेरिका ने कई देशों को दादागिरी दिखाई थी कि आप रूस से ऑयल ना खरीदें, लेकिन अब मजबूरी बन जाएगी। ईरान रूस की जो दोस्ती है वो गहरी है। रूसी हथियारों की जो बिक्री है वो बढ़ सकती है। सबको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, मिसाइल सिस्टम चाहिए, ड्रोन सस्ता चाहिए और रूस सस्ते और प्रभावी हथियार आसानी से बेच लेगा। इसका मतलब रूस मालामाल होने जा रहा है, रूस का फायदा होने जा रहा है और तमाम सारी चीजें हैं। अब बीच आपको पाकिस्तान लिए चलता हूं। आप कहेंगे पाकिस्तान कहां आ गया, तो गौर से सुन लीजिए पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ आया है। पाकिस्तान को डर लग रहा है। जी हां, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को डर लग रहा है। आसिफ अली जरदारी को खतरा सता रहा है कि भारत एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है। भारत हमारे ऊपर कभी भी युद्ध कर सकता है। यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा है। भारत की बयानबाजी से युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। भारत एक और युद्ध की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए तैयार है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। भारत से बातचीत और कूटनीतिक समाधान के लिए हम तैयार हैं। ये किसने कहा है? ये आसिफ अली जरदारी ने कहा है। ये उनका ताज़ा बयान आया है। जनाब, युद्ध तो ईरान और इजराइल में चल रहा है, ईरान और अमेरिका में चल रहा है, युद्ध तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन भारत कहां से आ गया? अगर पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं तो किस बेस पे कह रहे हैं? अगर पाक के राष्ट्रपति की बात की है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी बात सुन लीजिए। दोनों के बीच युद्ध चल रहा है और इस बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में संघर्ष की शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ हमले को गजब लिल हक ऑपरेशन नाम दिया था और काबुल समेत कई प्रांतों में हमले किए थे। और जो हमले किए
वो हमले आखिर कैसे हो सकते हैं। गौर से मैं आपको ग्राफिक के जरिए बताता हूं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हवाई हमले हैं और जो गोलीबारी जारी है, उसमें अफगानिस्तान के तालिबान ने नूर खान एयरबेस, गौर से समझिए, नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया है। लड़ाके डुरंड लाइन पर को पार कर गए और पाकिस्तान में जाकर हमला करा है। क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि 400 से ज्यादा अफगान लड़ाके हमने मारे हैं, लेकिन अफगानिस्तान कुछ और कह रहा है। अफगानिस्तान कह रहा है कि साहब हमने नूर खान एयरबेस पर हमला कर दिया, उसको तबाह कर दिया, पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं। करीब 32 ऑफिशियल डेटा बता रहा हूं पाकिस्तान का, 32 पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए। अब चर्चा कर लेते हैं पाकिस्तान की, और क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो दावे हैं, दोनों जंग को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब यह भी जान लीजिए कि पाकिस्तान का दावा क्या है और तालिबान का दावा क्या है। यह आप समझेंगे तो आपको समझ में आएंगे, क्योंकि दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन 415 तालिबान लड़ाके मारे गए हैं, यह बात पाकिस्तान कर रहा है। 500 से 80 से ज्यादा हमने घायल किए हैं, 182 पोस्ट तबाह की हैं, 31 पोस्ट पर कब्जा किया है, 185 टैंक और सैन्य वाहन तबाह किए। पाकिस्तान का दावा। अब तालिबान क्या दावा कर रहा है? तालिबान दावा कर रहा है कि नूर खान एयरबेस पर हमला हमने किया है, क्वेटा में 12वीं कोर का मुख्यालय पर भी हमला किया है और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया है। लड़ाके डुरंड लाइन पार कर पाकिस्तान में जा घुसे हैं। यह दावा कौन कर रहा है? यह दावा तालिबान कर रहा है। आप सोचिए, लेकिन इन सब के बीच बगराम एयरबेस क्यों जरूरी है? क्योंकि अमेरिका की भी निगाह उस पर टिकी हुई है, क्योंकि ट्रंप के लिए बगराम एयरबेस बहुत अनमोल है, बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि ट्रंप उसे कब्जाना चाहते हैं। लेकिन उसी बगराम एयरबेस पर पाकिस्तान ने अटैक किया, लेकिन तालिबान ने उसे खदेड़ दिया। अब यह भी जान लेते हैं कि बगराम एयरबेस जरूरी क्यों है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि उसके लिए इतनी सारी जद्दोजहद क्यों हो रही है। असल में ये काबुल के पास है। काबुल के पास होने से पूरे इलाके पर यहां पर नजर रखी जा सकती है, और वो अमेरिका ये चाहता है। 2001 के बाद अमेरिका और नाटो का सबसे बड़ा एयरबेस यहीं पर था। ड्रोन और हवाई हमले यहीं से किए जाते थे। इसके साथ साथ चीन, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों के करीब होने से अमेरिका यहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जिसके पास बगराम, उसकी ताकत सबसे ज्यादा, इसलिए बगराम महत्वपूर्ण है। काबुल के पास होने से पूरे इलाके पर नजर यहां रखी जा सकती है। ये तमाम सारी चीजें, परिस्थितियां मैंने आपको इसलिए बताई जिससे कम से कम आप बेहतर तरीके से समझ सकें। अब इसी मसले को लेकर हमने एक सर्वे कराया है। हम जनता के बीच गए, वहां जाकर कई सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। जो सवाल पूछे वो आपके सामने। पहला सवाल, क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है? जो लोगों की राय निकल कर आई वो आपके सामने। करीब 46% लोगों ने कहा हाँ, दुनिया की दिशा बदल सकती है। 28% ने कहा नहीं, हालात पहले जैसे ही रहेंगे, और 23% ये कह रहे थे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिति पूरे दक्षिण एशिया में असुरक्षा और तनाव बढ़ा रही है? लोगों की राय निकल कर आई। लोगों की राय, 48% लोगों ने कहा हाँ, खतरा बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है। 27% बोले स्थिति अभी नियंत्रण में है। 17% लोगों ने कहा सीमित असर हुआ है। 8% बोल रहे थे कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या इन संघर्षों की वजह से तेल की कीमतें और महंगाई बढ़ सकती है? स्वाभाविक तौर पर सबको पता है कि क्या होगा। 60% लोगों ने कहा हाँ, आम जनता पर अब सीधा असर पड़ने वाला है। 10% ने कहा कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। 29% ने कहा कुछ समय के लिए असर होगा। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या दुनिया भर में होते युद्ध से दुनिया फिर से दो बड़े गुटों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? ऐसा लग रहा है कि आपको? लोगों की राय निकल कर आई। 49% ने कहा हाँ, साफ संकेत मिल रहे हैं कि दुनिया दो गठों में बट रही है। इसके अलावा 26% ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा लगता नहीं है।
19% ने कहा अभी साफ नहीं है और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। जो तमाम सवाल हमने पूछे, पांचवा और अंतिम सवाल जो इस मसले पर हमने लोगों से पूछा कि क्या महाशक्तियों के महायुद्ध का संघर्ष एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत कर सकता है, लोगों की राय निकल कर आई। करीब 48% लोगों ने कहा हां, इतिहास बदल सकता है। 24% ने कहा नहीं, अस्थायी तनाव है, सब कुछ आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। 21% ने कहा शायद हालात बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं, और 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ये तमाम सवाल हमने लोगों से पूछे, उनकी राय जानने की कोशिश की। इसी मसले पर एक पैनल मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कहेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जीवन राज पुरोहित, रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं। गौरी शंकर गुप्ता साहब जो कि पूर्व राजनयिक हैं। फिरोज वक्त अहमद जो कि मध्य पूर्व विशेषज्ञ हैं। सैयद सिराजी पाकिस्तान के पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं गुप्ता जी के पास चलूंगा, उनके पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। गुप्ता, ये तमाम सारी परिस्थितियों के बीच अब तो ये स्पष्ट हो चुका है, पहले ये लग रहा था कि हो सकता है कि ज़्यादा दिनों तक ये युद्ध नहीं चलेगा, लेकिन अब स्थिति ऐसी लग रही है कि जो नया प्रमुख ईरान का चुनना है, जहां पर चुनना है, जिस जगह चुनना है, वहां पर भी हमला कर दिया गया। ईरान भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी बैक टू बैक हमले कर रहा है। और ट्रंप ने कह दिया है कि हमने उनकी नेवी तबाह कर दी, हमने उनकी शक्ति खत्म कर दी, हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। बावजूद इसके करीब करीब ये मान लिया जाए कि 3 से 4 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। नमस्कार मनोज जी, नमस्कार सभी को, पैनलिस्ट जी को भी। नमस्कार। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब भी जो स्थिति अभी बनी हुई है आज की डेट में, उससे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 3-4 सप्ताह तो युद्ध में कुछ शांति आने में समय लगेगा, कम से कम। इसमें लंबा भी हो सकता है। देखिए, इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। एक तो ऐसा लग रहा है कि ईरान के पास जो स्टॉक पाइल था मिसाइल्स का और ड्रोन का, वो पहले से जो एस्टिमेट था उससे ज्यादा निकला है। और शायद अभी तक अमेरिका और इजराइल उनके जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं ले पाए हैं पूरी तरह से। तो किसी न किसी रूप में ईरान अभी भी मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम हो रहा है। दूसरी चीज, जो खमेनी की हत्या हुई उसकी वजह से कुछ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, और उसकी वजह से ईरान के कुछ लोग तो वहां पे खुश भी हैं। मैंने कई वीडियो देखे हैं जहां पे लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिनको ठेस पहुंची है और वो चाहते हैं कि इसका बदला लेना ही चाहिए। तो इन दो चीजों की वजह से ये युद्ध प्रोलॉन्ग हो सकता है। लेकिन अभी आप देखिए कि अब जो एयर स्पेस है वो पूरा का पूरा अमेरिका और इजराइल के कंट्रोल में है। अब जो है एयर स्पेस में ईरान कोई भी इंटरसेप्शन नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज को देखते हुए मेरे को लगता है कि आगे कुछ दिनों में, 2-3 दिन के अंदर, जो इनके ड्रोन और मिसाइल्स लॉन्चर हैं उनके ऊपर कंट्रोल करके उनको तबाह कर दिया जाएगा। और उसके बाद ईरान के पास ऐसे हथियार नहीं है जो उनसे वो हथियार आगे कर सके, कुछ भी कर सके। लेकिन जो चेतावनी ईरान ने दी है, पर्टिकुलरली जो रिवोल्यूशनरी गार्ड ने, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद कर दिया है और उसमें जो भी शिप्स आएंगे उनके ऊपर आग लगा दी जाएगी, ये एक बहुत सीरियस मैटर है। क्योंकि अभी मैं एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं कतार के, उनका इंटरव्यू में देख रहा था, तो उन्होंने बताया है कि हम सभी गल्फ कंट्रीज के ईरान के साथ काफी डेलिकेट बैलेंसिंग के साथ ईरान से संबंध बनाए हुए थे। ईरान से हमें हमेशा ही डर का माहौल लगता रहता था, लेकिन हम एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखते थे। लेकिन अब जब इनकी जो एनर्जी सोर्सेज हैं, पर्टिकुलरली कतार में 2 एनर्जी पाइपलाइंस पर और अरामको में, सऊदी अरेबिया में जो हमले हुए हैं, उनसे लेके अब सारे के सारे गल्फ स्टेट काफी नाराज हैं और वो ये समझ रहे हैं कि अब हमारे को अमेरिका का पूरा साथ देना ही पड़ेगा और कोई इसमें ऑल्टरनेटिव उनके पास दिखाई नहीं दे रहा है।
तो इस सिचुएशन को मैं देख इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अब ईरान चारों तरफ से गिर जाएगा, उसका कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा। हिजबुल्ला, हुती और हमास के अलावा उसका कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं चाइना भी कोई मदद नहीं दे पा रहा है। रसिया वैसे ही अपने युद्ध के साथ फंसा हुआ है। तो इस स्थिति को देखते हुए ईरान इसको बहुत ज्यादा नहीं चला सकता। जी। अल्टीमेटली अगर एक सप्ताह में नहीं तो 2 सप्ताह में ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी और युद्ध जो है एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि या तो कुछ जिसको कहते हैं जो छुप छुप के कुछ लोगों को मारा जाता है, तो उस तरह का युद्ध हो सकता है कुछ इलाकों में। लेकिन जो मेन फायरिंग लाइन है मिसाइल्स की और ड्रोन की, वो डेफिनेटली 2 सप्ताह में मेरे को लग रहा है पूरी तरह से खत्म हो जानी कंट्रोल चाहिए। कर जाए, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर एक वैश्विक खतरा तो मंडरा ही रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो या फिर राजनीतिक के तौर पर हो। मैं जीवन राज पुरोहित हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ, उनके पास चलूंगा। जीवन जी, इराक, इजराइल, अमेरिका तो युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी तनाव चल रहा है, युद्ध जैसी स्थिति है। लेकिन अचानक से पाकिस्तान के राष्ट्रपति को क्या हुआ जो वो कह रहे हैं कि साहब भारत हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, ये क्या है? जी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नहीं, एक बात जियो तो स्वाद हम स्ट्रेटेजी लोगों और ने जियो चखा ही दिया ना। पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजी और जियो पॉलिटिक्स अगर पाकिस्तान को समझ में आ जाती तो ये सारी कहानी नहीं होती मनोज जी। जी। एक तो उन्होंने मुझे ये लगता है कि ये ईरान पर हमला होने से पहले, अगर आपको ध्यान है, सप्ताह भर पहले पाकिस्तान ने पख्तिया प्रोविंस और 5 अलग अलग जगहों पर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया था, जिसके जवाब में टीटीपी और अफगानिस्तान दोनों ने मिलकर के, जो भी आपने रिपोर्ट दिखाई बहुत खूबसूरत, वो सारे एक्शंस उन्होंने किए। और अब इसके बाद बगराम वाली कहानी और ये सब निकल के आ रही है। तो मुझे इसमें 2-3 बातें लगती हैं जो कि अभी मीडिया में कहीं मुझे सुनाई नहीं दिया है। जी। पहला ये कि हो सकता है ट्रंप ने पाकिस्तान को बोला हो कि भाई हम कुछ करने वाले हैं, तुम जरा अफगानिस्तान को एंगेज रखो इधर। और पाकिस्तान अफगानिस्तान में एंगेज इस तरह से हुआ कि वो निकल नहीं पा रहा। दूसरा, अब चूंकि पाकिस्तान को पिटाई हो गई है, ड्रोन अटैक्स हो गए हैं, शिया मुस्लिम्स की अलग अलग जगहों पर जो इंपॉर्टेंट शहर है उनके, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक इनके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इन सब हालात के अंदर से अभी पाकिस्तान क्या कहे, किससे निपटे, कैसे निपटे? तो एक चीज बचती है कि जी ऐसे हालात में जब कुछ ना हो, हिंदुस्तान को ब्लेम कर दो। एवरी इविल ऑफ पाकिस्तान इज इन इंडिया, लीस्ट रियलाइजिंग कि साले वो खुद ही एविल है, माफ कीजिएगा, कि इविल जो सोल्स है तो वो वही उन्हीं के पास है। अपने टेररिस्ट को वो खुदा का बंदा कहते हैं। अब अगर जो बंदा टेररिस्ट को खुदा का बंदा कहेगा तो वो खुद किसका बंदा हुआ? जी। अरे टेररिज्म वालों को ये कहानी मुझे समझ में नहीं आती मनोज जी। लेकिन ये जो कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए कहा था, जी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज इनके प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बहुत खुल करके बोल दिया कि जी हिंदुस्तान करवा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिचुएशन उनके काबू में नहीं है। अब चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो, बीएलए हो या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, इन तीनों तरफ से सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत संजीदा है। रही बात पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया या ईरान की, तो ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि हमने सऊदी अरेबिया को बोला है कि आपका और ईरान और सऊदी अरेबिया का तो पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट है, तो आपस में क्यों एक दूसरे पे फायर कर रहे हैं? अब उनको कौन बताए कि जो पैक्ट सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में है वो सऊदी और ईरान के बीच में नहीं हो सकता। अब ये जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन समझने की काबिलियत अगर उनमें है तो मेरे ख्याल से उनके बयान अलग होते जी। और पाकिस्तान की मध्यस्थता वहां पर 0 की बजाय नेगेटिव में है। और भारत को अगर बोल दिया तो हमें उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के तौर पे लेना चाहिए कि नादान तो नहीं कहूंगा, बेईमान कहूंगा, और लेकिन शांति से रहे तो ज्यादा जिंदगी उनकी आसान होगी। जी। फिरोज वक्त साहब जो कि मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। फिरोज वक्त साहब, ईरान पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक पाकिस्तान से बयान आया वहां के राष्ट्रपति का, आसिफ अली जरदारी का,
और वो बयान आया, उन्होंने कहा कि साहब भारत हमारे ऊपर कभी भी युद्ध कर सकता है। एक बयान तो ये था। दूसरा बयान वहां के रक्षा मंत्री का आया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया में बाकायदा एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जायनिज्म यानी कि यहूदियों का आंदोलन को मुस्लिम दुनिया में अस्थिरता की मुख्य वजह बताया और इसे मानवता के लिए खतरा बताया। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान में चल रहा युद्ध पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल के कायम होने से लेकर आज तक इस्लामी दुनिया पर जो भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं, जो युद्ध थोपे गए हैं, वो जायनिस्ट विचारधारा यानी कि इजराइल का सीधा हाथ दिखता है। ये क्या है वक्त साहब? जी जी ऐसा है मनोज भाई। मेरी आवाज आपको जा रही है? जी पूरी आ रही है। थैंक यू। देखिए, आप जिस दुश्मन देश का नाम ले रहे हैं उसको हम बनाना स्टेट बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। बासूरत हम तो उससे इतना मतलब हमें इतनी एलर्जी हो गई, हम उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते। अभी ये जो सब चल रहा है ईरान और यूएसए इसराइल के अंदर, इन्होंने एक बड़ी बेवकूफ़ी करी। क्या करी कि यूएसए को अपनी इन्होंने जो है हवाई पट्टी दे दी, और जो ईरान में अटैक हुए हैं और ख़ास तौर से शायद एक जहाज़ जो जिसने खामेनेई साहब के घर के ऊपर अटैक किया है, शायद वहाँ से भी उड़ के गया है। तो वहाँ जो भी उनके वॉर एक्सपर्ट हैं, वो तो एक मारा जाता है दूसरा आ जाता है। इस तरीके से एक और एक्सपर्ट ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान को इसका सबक सिखाएंगे। जैसे जहाँ जहाँ अमेरिका की बेसिस हैं वहाँ वहाँ उन्होंने अटैक किया है। ये बात तो खामेनेई साहब ने जो है अपने इंतकाल से पहले ही कह दी थी कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो ये जो युद्ध है ये खाड़ी के युद्ध में बदल जाएगा, जो कि बदल चुका है। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो उनके जो मिनिस्टर है ख्वाजा साहब, वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। उनकी सारी बातें हम रद्द करते हैं, लेकिन एक बात उनकी सही है, वो ये है कि ये जो ईरान है, ईरान कहीं ना कहीं उनको डर है कि जो ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो रही है इससे उनको खतरा है, और कभी किसी भी वक्त ईरान जो है उनके ऊपर भी कुछ ड्रोन या कोई हाइपरसोनिक मिसाइल डाल सकता है। तो पाकिस्तान को तो मतलब मैं क्या बताऊं आप, वो उसका कोई स्टेटस नहीं है। सबसे गलत बात ये करी कि जो उनके जो वो हैं फौजी जो जनरल हैं, जो वहाँ, बल्कि जनरल क्या है, वो तो पूरा मुल्क ही चला रहे हैं, आसिम मुनीर साहब, वो जाकर के ट्रम्प साहब की गोद में बैठ गए। बड़ी उसकी मतलब दुनिया भर में उसकी चर्चा है, और उनके खुद के समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। जो हालात उनके पाकिस्तान के अब हो गए हैं वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें। आसिम मुनीर साहब, अब पाकिस्तान जो है कोई मतलब, देखिए जो पाकिस्तान का जो विविसेक्शन हुआ था वो मजहबी लाइन पे हुआ था। जो चीज़ मजहबी लाइन पे जाती है वो कभी कामयाब नहीं होती, ठीक है। तो अब पाकिस्तान का जो है वो ख्वामख्वा आसिफ अली जरदारी जो हैं, वो अब थोड़ा सा लाइमलाइट में आने के लिए उनको कोई पूछता नहीं आजकल, ठीक है। तो उन्होंने ये शगुफा छोड़ दिया कि हम पे अटैक हो सकता है। ये बेवकूफ़ी की बातें करते हैं ये लोग। ठीक है, इन्होंने अपना इस्लामी जमहूरिया बना लिया है जो कि बिल्कुल गैर इस्लामी है। सारी चीज़ें वहाँ गैर इस्लामी होती हैं, और वो फेल्ड स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है। और ठीक है, जब तक चल रहा है, मुल्क तो बन ही गया ना, जैसे भी ये सारे सिस्टम वहाँ चल रहे हैं। तो लेकिन मुल्क कुछ बन ही पता गया, और नहीं मुझे लगता है कि ठीक ठाक आबादी का मुल्क है, और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे न्यूसेंस क्रिएट करने वाला मुल्क है। इसलिए अमेरिका भी ऐसे देशों को और ऐसे देशों के हुक्मरानों को पालता भी है। तमाम बातों के साथ साथ गौरी शंकर जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनके पास चलूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा। गौरी शंकर जी, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, उस मिडिल ईस्ट में आपने देखा था रूस ने भी इस बात का जिक्र किया था। रूस के साथ साथ फिर उसके बाद चाइना के विदेश मंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट के सारे देशों को इसमें साथ आ जाना चाहिए, और इजराइल ने जो किया या अमेरिका ने जो किया उसका विरोध करना चाहिए। किम जोंग भी कह रहे हैं कि ये अवैध अतिक्रमण है, ये होना नहीं चाहिए, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए भी खतरा है और इस्लाम के लिए भी खतरा है।
देखिए मनोज जी, पाकिस्तान तो बड़ा डबल स्टैंडर्ड, आई डोंट नो कितने स्टैंडर्ड्स हैं उसके। एक तरफ तो उन्होंने सऊदी अरब से पैक्ट किया हुआ है, दूसरी तरफ वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि सऊदी अरब भी चाह रहा था कि ईरान के ऊपर अटैक हो, वो तो बड़ा क्लियर हो गया अभी कि उनके जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात की थी। उसका कारण बड़ा क्लियर है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को हमेशा से डर रहा है कि जो इस्लामिक देशों की लीडरशिप है उसको छीनने का कोशिश ईरान करता रहा है हमेशा से। और जो गल्फ कंट्रीज की प्रोस्पेरिटी है, वहाँ पे उन्होंने अपनी अच्छी साख बनाई हुई है, अच्छा डेवलपमेंट किया है, उसके ऊपर ईरान की हमेशा नजरें रही हैं। और ईरान के पास पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ पॉपुलेशन कम है, तो वो गल्फ कंट्रीज हमेशा ईरान के डर में रहे हैं। मैं तो वहाँ बहरीन में 3 साल रहा, उसके बाद मैं ओमान, दुबई वगैरह कई जगह पे ट्रेवल भी किया ऑफिशियल विजिट पे। तो वहाँ के लोग हमेशा डरते रहे हैं। और आज मैंने वो उनका स्टेटमेंट सुना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कतार के थे, उन्होंने भी इस चीज को बड़ा कंफर्म किया है। अभी कुछ दिन पहले एक बहरीन से एक सज्जन आए थे, वो यहाँ मेरे को मिले, उनका भी यही स्टेटमेंट था कि उनके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकी रही है ईरान की। और उसकी वजह से अब ये बड़ा क्लियर हो गया है कि सारे के सारे जीसीसी स्टेट वो अमेरिका को सपोर्ट करेंगे, ये बड़ा क्लियर है। और आपने देखा सीरिया का तो प्रेसिडेंट अब अमेरिका के साथ है ही है। लेबनान में कोई ताकत है नहीं, तो मिडिल ईस्ट में कहाँ बच गया? इराक के अंदर यूएसए के बेसेज हैं ऑलरेडी, तो कौन सा मिडिल ईस्ट का कंट्री बच गया जो अमेरिका के अगेंस्ट में जाएगा? ऐसा कोई कंट्री नहीं है। और ईरान के साथ अभी तक कोई देश नहीं आया है। आप देख लीजिए, एक इसका कारण मैं बताऊं, एक ये भी है कि ईरान की जो सरकार थी आयतुल्ला खोमेनाई की जो सरकार थी, वो काफी रिप्रेसिव सरकार थी। उन्होंने किसी तरह की स्वतंत्रता देश के लोगों को दी नहीं। उनको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, ये सारा उनकी ये जो पुलिस है, पुलिस का ये रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है, IRGC, वो डिसाइड करते थे। मेरे को याद है कहानी, जब बहुत पुरानी, जब हम बहरीन में थे और सऊदी अरेबिया गए थे, तो उस समय सऊदी अरेबिया में रिलीजियस पुलिस हुआ करती थी। तो आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको वो डायरेक्ट करेंगी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कोई औरत किसी मर्द से बात कर रही तो ये कैसा कर सकते हो। वो चीज सऊदी अरेबिया ने तो अब बिल्कुल हटा दी है, वहां तो काफी फ्रीडम दे दी है। और उससे ज्यादा प्रतिबंध अब ईरान ने लगाए हुए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या इसीलिए तो ईरान में जो अभी जो इनके उनके खमेनाई रजीम के प्रति एक बहुत बड़ा विरोध हुआ था दिसंबर जनवरी नाराजगी में। थी लोगों में, उसका और वो एक नाराजगी बड़ा सड़कों कारण पर ये भी तो था। दिखाई दी, और उसका फायदा मुझे लगता है कि अमेरिका ने भी उस तरीके से उठाया। सैयद शराजी मेरे साथ मौजूद हैं। शराजी साहब, बाकी की बात तो आपसे करेंगे, लेकिन एक पहला बेसिक सतही मूल सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी हाल ही में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सितंबर 2025 में पाकिस्तान ने और सऊदी ने एक समझौता किया था, दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता था। और उस समझौते में ये लाइन थी कि भाई अगर किसी भी देश के ऊपर कोई हमला करता है तो वो उसके ऊपर व्यक्तिगत हमला माना जाएगा। ईरान यहाँ पर बम फोड़ रहा है और पाकिस्तान जो है सिवाय गाल बजाने के लिए कुछ कर नहीं रहा, उसको भी अटैक कर देना चाहिए ईरान के ऊपर कि आपने ऐसे कैसे सऊदी अरब के ऊपर बम फोड़ दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं जरा उसको आगे बढ़ाता हूँ, फिर आपके सवाल के जवाब की जानब आता हूँ कि जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पे काफी चर्चा हो रही है। जो तीनों आपके पैनलिस्ट हैं वो मिडल ईस्ट की जंग की बजाय उनका फोकस पाकिस्तान पे, ठीक है, बिल्कुल फोकस पाकिस्तान पे होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने आपको 4 दिनों में आपका वो गरूर तकब्बर जो था उसको खाक में मिलाया। और मई 6 से लेके मई 10 तक जिस अंदाज में राफेल से लेके और मोदी की 56 छाती तक पाकिस्तान ने मोंग दले, वो यकीनी तौर पे ये हक आपका बनता है। अरे आप पूछ रहा हूं, आप कहां चले गए? आप छाती पे चले गए, आप 56 पे चले गए, आप 36 पे चले गए, आप 48 पे चले गए। अरे सैयद साहब सुन तो लीजिए यार, मैंने ये पूछा, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान की, पता है आपको? हम पाकिस्तान की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि भारत हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, ये बयान है उनका, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अब आपने सवाल किया, पहले पिछले सवाल का जवाब ले लें फिर अगले सवाल पे चलते हैं।
नहीं, आप इनके सवाल के 56, जवाब दें। 48, 36 छाती पर चले गए, मोदी पर चले गए। आप तो ये तो बता दीजिए, ये हम तो चर्चा ही इसलिए कर रहे हैं कि अचानक से क्या हुआ। भारत तो कोई हमला कर नहीं रहा, भारत ने चेतावनी दी नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से उलझ रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से उलझ रहा है, लेकिन अचानक से जरदारी साहब कह रहे हैं भारत हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ये क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों हमें मालूम है ना कि हमें बुज़दिल दुश्मन का सामना है, और बुज़दिल दुश्मन देखता है कि जब कोई किसी मुश्किल में हो। हम अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान में घुस के दहशतगर्दों को मार रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारी ये जंग नहीं है। हम जो तालिबान रजीम है जो दहशतगर्दों की सपोर्ट जो कर रही है, टीटीए जो टीटीपी और बीएलए को सपोर्ट कर रही है, और जिसका सहूलतकार फितनतुल हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान है वो फितने बना के बैठा हुआ है, तो हम दर हकीकत तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि क्यों प्रेसिडेंट जरदारी ने क्यों कहा, प्रेसिडेंट जरदारी ने इसलिए कहा क्योंकि हमें ना हिंदुस्तान का जो है वो पास्ट पता है, हमें माजी मालूम है। हमें मालूम है कि हिंदुस्तान खुल के सामने नहीं आ सकता। हिंदुस्तान प्रॉक्सी वार्स करता है, बीएलए के जरिए करेगा, टीटीपी के जरिए करेगा, बीआरए के जरिए करेगा, और जब कभी देखेगा कि पाकिस्तान कहीं और उलझाऊगा तो हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान पे अटैक की सोचेगा। तो हर मुल्क, ठीक है, सर मुझे बात तो करने दें सर। आपकी बार मैं नहीं बोला, किबला आपकी बार मैं नहीं बोला, मुझे बात तो करने दें, मुझे बात तो करने दें। सूरज पे पहुंच गया, आप मुझे बात तो करने दें, आप मुझे बात तो करने दें। हिंदुस्तान कहाँ पहुंचा है, वो आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नकाब उतार रहे हैं। आपके मोदी साहब जो हैं गुजरात में जो उन्होंने खून की होली खोली, उनके तो अमेरिका में दाखिले पे पाबंदी लगी हुई थी। सर हिंदुस्तान कौन से चांद पे, जो आपका कोई जाता है चांद के लिए हमेशा वो तो नीचे गिर जाता है, वो जाने अरे दें। सैयद शेराजी, है अरे सैयद शेराजी यार, अफगानिस्तान पूरा नूर खान एयरबेस उड़ा के चला गया, 32 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। आप ज्ञान फेल रहे हो हिंदुस्तान पे, अफगानिस्तान पर निपट नहीं पा रहे हो यार। भाई बात सुने, नूर खान एयरबेस अफगानिस्तान ने इसी तरह उड़ाया है जैसे आपने लाहौर में से बंदरगाह निकाल ली थी, जैसे आपकी गोदी मीडिया ने कराची पे कब्जा करवा लिया था, जैसे इस्लामाबाद। अच्छा ये बताओ, ईरान के साथ हो के नहीं है? आप ईरान के साथ, पाकिस्तान ईरान के साथ है या नहीं? अच्छा ये बता दो, छोड़ो वो कहानी, मुझे लगता है लफ्फेबाजी चलती रहेगी, लफ्फेबाजी चलती रहेगी। ये बता दो शेराजी, ये बता दो कि पाकिस्तान ईरान के लोगों के साथ है या नहीं, पाकिस्तान ईरान के इस्लाम के साथ है या नहीं, ये बता दो। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, हम कंडेम करते हैं जो ईरान पे, और हाँ उसमें भी जाता है। अब मुझे थोड़ा तो कैसे खड़ा है, खड़ा कैसे? सुने तो सही, सुने ना, खड़ा कैसे? हम सुने ना, हम उस तरह नहीं खड़े जिस तरह जो है गजा का जो कातिल है, कसाई है गजा का, वहां पे नरेंद्र मोदी गया 2 दिन पहले इस अटैक से पहले, और आपने वो नमक हरामी की कि आपको चाबहार पोर्ट जो है, अरे पूरा नमक लेके आप चल रहे हो यार, पूरा नमक लेके चल रहे हो और उसके बाद नमक हरामी की बात कर रहे हो। ईरान के साथ वफा नहीं, कमाल कर रहे हो आप। ईरान के साथ करो कि हम इस ईरान के साथ खड़े हुए, सऊदी अरब से समझौता कर लेते हैं, सऊदी अरब पे धमाका हो जाता है, उसके बाद आप रजाई ओढ़ के सो जाते हो। कमाल करते हो। पुरोहित साहब क्या कहें इनका? ब्लेम कर रहे हैं, आपने क्या किया ये बता इन्हें दीजिए। कहने दीजिए, इन्हें कहने का पूरा के लिए, हक गाजा है। के लिए क्या किया, लेकिन कहना हमने ईरान और करना, जमीन आसमान का पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर चाहे जरदारी हो चाहे शेराजी हो, सुन ले, इनको भी अपनी तो साख बचानी है ना। सुन ले, साख कैसे बचाएंगे? हमने सुन ले, आप बोले, हम सुन रहे थे। हमने ईरान के लिए वो कुछ किया कि ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे रहे थे, जो आपके नाउ यू हैव टू लिसन। इसकी वजह से ऐसे मत, ये मूंग ना, आपके पास मूंग है ना सीना है, और दलने वाले दल के चले गए आपके यहाँ पर। वो जमाना गया जबकि आपने टेररिज्म हिंदुस्तान में फैलाया, और मैं बहुत लकी हूँ कि उनमें से बहुतों को मैंने काटा पर्सनली। और इसके बाद मैं ये बता दूं कि ये जो पिछले 1989 से आप ये कर रहे हैं, अब ये 180 डिग्री उल्टा हो गया। कोई बात नहीं, मैंने मुजफ्फराबाद और इन सब का अच्छा सा जायजा ले रखा है, आप उस पर चिंता न करें। जो देखने वाली बात है ना, कौन था कलभूषण यादव, कौन देखने वाली बात ये है, कलभूषण यादव कौन था? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। आप मुझे ये सिर्फ ये देखने वाली बात है कि अब पासा पलट गया है कबड्डी का। किसी जमाने में आप टेररिस्ट भेजते थे, आज आप हमें ही ब्लेम कर रहे हो कि टेररिस्ट भेज रहे हो। तो भाई साहब ये जो पासा पलटा ना, तो हम पे ही हमला कर दिया। एक मोदी खेल था साहब जो चला है, पाकिस्तान ने तो हम पे ही हमला कर दिया। सब कुछ अभी बाकी है साहब, ये कलभूषण यादव कौन था? सिर्फ ये बता दें, दंड आ गया।